कल हमने 16 तक पढ़ा था, अब आर्टिकल 17 ऑनवर्ड्स पढ़ते हैं। ठीक है, आर्टिकल 17 कहता है कॉम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेसेस। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 17 हमें ये बताता है कि भाई विटनेस कितने होने चाहिए और विटनेस की कौन लोग विटनेस बन सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 17 कहता है कॉम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेसेस। ये कहता है एक केस में कितने नंबर ऑफ विटनेसेस होने चाहिए और वो विटनेस की कॉम्पिटेंस क्या होने चाहिए, यानी कौन शख्स एज अ विटनेस हो सकता है। ठीक है, तो इसका सब आर्टिकल 1 है, ये मैं पढ़ता हूँ। ये कहता है द कॉम्पिटेंस ऑफ पर्सन टू टेस्टिफाई एंड द नंबर ऑफ विटनेसेस रिक्वायर्ड इन एनी केस शैल बी डिटरमिन्ड इन अकॉर्डेंस विद द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम एज लेड डाउन होली कुरान सुन्नाह। ये कहता है कि किसी भी केस में विटनेसेस के नंबर और उनकी कॉम्पिटेंस अकॉर्डिंग टू होली कुरान एंड सुन्ना देखा जाता है। ठीक है, हर केसेस में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 4। ठीक है, तो इसमें है कि अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना किसी भी केस में जिस डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ विटनेस का कॉम्पिटेंस दिया गया है तो वही होगा। ठीक है, कोई फिक्स नंबर नहीं है। आगे पढ़ते हैं, कुछ फिक्स नंबर्स भी हैं हमारे पास। सब आर्टिकल 2 कहता है अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड एनी लॉ रिलेटेड टू एनफोर्समेंट ऑफ हुदूद और एनी अदर स्पेशल लॉ। ठीक है, क्लॉज ए कहता है इन मैटर्स पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशन इफ रिड्यूस्ड टू राइटिंग द इंस्ट्रूमेंट शैल बी अटेस्टेड बाय 2 men और 1 man and 2 women। ये कहता है कि अगर कोई भी फाइनेंशियल या फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, यानी कोई पैसों की लेती देती है, किसी ने उधार लिए हैं, किसी ने उधार दिए हैं, ऐसा कोई भी ऐसा पैसों का कोई लेन देन है, तो ऐसे केस में अगर पैसों की उस लेन देन को राइटिंग में किया गया है, इन राइटिंग, तो क्या इसमें कह रहा है कि भाई कि 2 आदमी गवाह बन सकते हैं और ये काफी है। ये कहता है अगर 2 आदमी गवाह नहीं है, 2 मेन अगर गवाह नहीं है, तो 1 मैन और 2 वुमेन, एक आदमी और एक आदमी की जगह पे 2 औरतें गवाही दे सकती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किस केसेस में है? ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशन के केस में है, ये हर केस में लागू नहीं होता। ठीक है, हाँ, ऑब्लिगेशन कहते हैं, एक मिनट में पेन सेलेक्ट करूं। ऑब्लिगेशन कहते हैं किसी भी, अगर कोई भी फर्ज वगैरह हो, किसी के ऊपर भी कोई ड्यूटी वगैरह हो, तो उसके हम ऑब्लिगेशन कहते हैं। जैसे एग्रीमेंट वगैरह है, ठीक है, उसमें किसी शख्स के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन होती है कोई काम करने की, उसको कहते हैं। और ये फ्यूचर ऑब्लिगेशन का मतलब है कि आपका और मेरे दरमियान में कोई काम हो रहा हो, एग्रीमेंट अभी हो रहा हो, वो हमने अभी लिखा हो, लेकिन उसमें डेट्स हमने फ्यूचर की लिखी हो कि भाई आगे चल के आयशा आपको ये काम करने हैं, वो ऑब्लिगेशंस आपके ऊपर होंगी। ठीक है, यानी फ्यूचर की ऑब्लिगेशंस हैं, प्रेजेंट की नहीं, पास्ट की नहीं, फ्यूचर ऑब्लिगेशंस या फाइनेंशियल मैटर्स और फाइनेंशियल। ठीक है, और फ्यूचर ऑब्लिगेशंस, इन 2 केसेस के अंदर सिर्फ 2 मेन, अगर 2 मेन नहीं है तो 1 मैन और 1 मैन की जगह पे 2 वुमेन्स होना लाजमी है। ठीक है, अब आगे आते हैं बी में। बी कहता है इन ऑल अदर मैटर्स, यानी जो अभी हमने ए पढ़ा उसमें जो 2 केसेस थे, फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशन, नीचे कहता है कि इन 2 केसेस के अलावा इन ऑल अदर केसेस, ऑल अदर मैटर्स द कोर्ट में एक्सेप्ट एक्ट ऑन द टेस्टिमनी ऑफ 1 मैन एंड 1 वुमन। ये कहता है कि इन 2 केसेस के अलावा बाकी जितने भी दूसरे मसले हैं उसमें एक आदमी और एक औरत की गवाही काबिल कबूल है। ठीक है, आर्टिकल 18 कहता है एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट एंड इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स। आर्टिकल 18 सिंपल सा आर्टिकल है, ये कहता है कि भाई अगर आपके केस में फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट्स हैं, उनको फर्दर प्रूव करने के लिए आप जितने भी फैक्ट्स वगैरह कोर्ट में या एविडेंस वगैरह कोर्ट में आप पेश करना चाहते हो तो आप पेश कर सकते हो। ठीक है, ये कोई मुश्किल सा आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल 18 कहता है कि भाई रिलेवेंट फैक्ट या फैक्ट एंड इशू को फर्दर प्रूव करने के लिए आप कोई भी एविडेंस जो रिलेवेंट हो वो आप पेश कर सकते हैं, कोर्ट में दे सकते हैं, बस इसका इतना ही काम है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं आर्टिकल 19 पे। आर्टिकल 19 कहता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। ये सम नहीं है, ये सेम है, SAME, सेम ट्रांजैक्शन। ठीक है,
इस आर्टिकल को कहते हैं रेस जेस्टे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ तो ये भाई मिस्टेक है ना। ये मैंने लिख दिया है, इसको रेस जेस्टे भी कहते हैं, RES। आर्टिकल 19 को रेस जेस्ट। अब मैं आर्टिकल 19 को पढ़ता हूँ। ये कहता है फैक्ट्स व्हिच दो नॉट एन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू as to the form part of the same transaction are relevant whether they occurred at the same time and place or at the different times and places। ठीक है। ये कहता है कि भाई कोई भी मतलब कि ना इंसिडेंट हुआ है, मर्डर हुआ है, रॉबरी हुई है, कुछ भी हुई है। ठीक है। अब वो जो रॉबरी जिस वक्त हुई है ना, जिस वक्त, उस वक्त के बाद अगर कोई भी ऐसे वहां पे कोई एविडेंस वगैरह मिलता है, कोई भी लोग बातें करते हैं वहां पे, या उस रॉबरी उस अमल के पहले कुछ लोग वहां खड़े हुए हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं या रॉबरी के होने के इम्कान की बातें करते हैं, तो ये सब चीजें रिलेवेंट है और इनको कहते हैं रेस जस्टी। ठीक है। हाँ, 20 इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम सिर्फ 21 पढ़ेंगे। ठीक है। 21 कहता है मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ये कहता है किसी भी फैक्ट में, पहले मैं इसको पढ़ता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ये कहता है एनी फैक्ट इज रिलेवेंट व्हिच शोज और कंस्टिट्यूट्स मोटिव, प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। ये कहता है कोई भी ऐसा फैक्ट या कोई भी ऐसा एविडेंस, कोई भी ऐसी बात जो किसी शख्स के मोटिव या प्रिपरेशन या प्रीवियस या सब्सिक्वेंट कंडक्ट के बारे में बताती हो, वो रिलेवेंट है। समझ में आ रही है बात? हाँ, एग्जाम्पल नीचे इलिस्ट्रेशन में लिखी हुई है बेटा, ये आप पढ़िएगा आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है। ये कोई मुश्किल नहीं है। ये इलिस्ट्रेशन भी हम पढ़ेंगे तो ये फिर लंबा हो जाएगा, फिर कोर्स कंप्लीट नहीं होगा आपका। अब मैं ये एक चीज बता देता हूँ कि रिलेवेंट क्या होता है, क्योंकि हम जो ये आर्टिकल 18 से ऑनवर्ड्स अभी हमने पढ़ना शुरू किया है ना, ये फैक्ट्स से रिलेटेड है। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि कुछ फैक्ट रिलेवेंट है और कुछ फैक्ट जो है इररिलेवेंट है। अब फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कि रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, कि भाई ये जो फैक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे किसी भी केस में जो आप चलाते हैं, सिविल हो या क्रिमिनल हो, उसमें ये सब चीजें रिलेवेंट होती हैं। ठीक है। अब मोटिव किसको कहते हैं? मोटिव कहते हैं किसी भी मकसद को। ठीक है। प्रिपरेशन किसको कहते हैं? तैयारी को। प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, कंडक्ट किसको कहते हैं? भाई एक इंसान के चाल चलत को। प्रीवियस और सब्सिक्वेंट का मतलब है कि कोई इंसिडेंट होने से पहले या इंसिडेंट होने के बाद उसका चाल चलत क्या था। ठीक है। तो ये सारी चीजें रिलेवेंट है। ये आप किसी भी केस में अगर आपको प्रूव करना चाहते हैं या जज साहब को बताना चाहते हैं तो रिलेवेंट है, आप बता सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही इसका मतलब है। अब हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 22। इसको आर्टिकल 22 को हम दूसरा नाम है आइडेंटिफिकेशन परेड। ठीक है। अगर सवाल आता है ना कि आइडेंटिफिकेशन परेड से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल, तो आप कहेंगे 22। ठीक है। तो अभी आ जाते हैं हम आर्टिकल 23 के ऊपर। आर्टिकल 23 कहता है थिंग्स सेड और डन बाय कंस्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजायर। कंस्पिरेटर किसको कहते हैं? साजिश करने वाले को कंस्पिरेसी कहते हैं, साजिश। कंस्पिरेटर कहते हैं साजिश करने वाले को। ये कहता है जो साजिश करने वाला है, उस वो जो भी चीजें कहता है या करता है, अपने उस प्लान को, साजिश एक प्लान होता है ना, अपने उस साजिश को मुकम्मल करने के लिए वो सब की सब वो चीजें भी रिलेवेंट हैं, वो भी कोर्ट में आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। बस इसका यही मतलब है। आर्टिकल 23 के बाद आर्टिकल 24 है। ठीक है। आर्टिकल 24 को, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आर्टिकल 24 को कहते हैं पिली ऑफ एलिबाई। ठीक है। आर्टिकल 24 को कहते हैं पिली ऑफ एलिबाई। ये इसीलिए तो क्योंकि टेस्ट में जो ना ये चीजें दे देते हैं कि भाई ये पिली ऑफ एलिबाई किस आर्टिकल में मेंशन है। ठीक है। या पिली ऑफ एलिबाई ये किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आपको अगर नहीं पता होगा तो आप कैसे उसमें 24 को टिक करेंगे? आपको ये टीचर का यही काम है ना, कि आसान हलवा करके चीजें आपको पेश कर दे। अब आप खुद पढ़ोगे तो आपको तो
कि पता नहीं कितने दिन निकल जाएँगे कि आपको जब पता चलेगा कि अरे हाँ, पिली ऑफ एल्बाई भी ये आर्टिकल 24 के अंदर आता है, ठीक है? तो अभी टीचर होता है वो आपको फ़ौरन बता देता है कि भाई ये जो पिली ऑफ एल्बाई भी आर्टिकल 24 को कहते हैं, ठीक है? तो इसमें आपको वो आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होता, ठीक है? तो इसका मतलब है पिली ऑफ एल्बाई का कि फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? इसका मतलब है पिली ऑफ एल्बाई का कि जब भी कोई क्राइम होता है, ठीक है? अगर जब भी कोई क्राइम होता है, जो भी मुजरिम जिसके ऊपर ये मुजरिम जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि भई ये तुम रॉबरी तुमने की है वग़ैरह-वग़ैरह, अगर कोर्ट में आके वो ये सबूत देता है कि भई जिस जहाँ पे ये क्राइम हुआ है, मैं तो वहाँ मौजूद ही नहीं था। मैं तो देखो कराची में था, ठीक है? उसका अभी उसके पास वहाँ पे होटल की कोई बुकिंग्स होंगी या वहाँ पे उसने कुछ खाना-वाना खाया-पिया, वहाँ के बिल्स होंगे या कोई अक्सर हमने फ़िल्मों में देखा है ना कि वो कहते हैं सर मैं तो फलाँ शहर में फ़िल्म देख रहा था, ये देखें मूवी के टिकट्स वग़ैरह-वग़ैरह, ये सीसीटीवी कैमरा देख लें, मैं तो वहाँ था। तो वो जो चीज़ें होती हैं उसको कहते हैं पिली ऑफ एल्बा और ये आर्टिकल 24 ऑफ कानून शहादत में आता है, ठीक है? आर्टिकल 27 जो है, ये डील करता है फैक्ट्स शोइंग एक्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी या बॉडीली फीलिंग्स, ठीक है? ये कहता है कि अगर आप किसी शख्स की बॉडी की फीलिंग्स हो, उसका स्टेट ऑफ माइंड हो, इन सब चीज़ों की एग्जिस्टेंस को भी प्रूव कर सकते हैं। ये सब चीज़ें भी रिलेवेंट हैं आप कोर्ट में, इन सब चीज़ों को भी फैक्ट आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं। कोई ऐसा कोई एविडेंस है आपके पास, वो भी कोर्ट में रिलेवेंट है, आप दे सकते हैं। ठीक है? अब एक मिसाल लेते हैं स्टेट ऑफ माइंड मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान है बहुत उसका दिमाग जो है तंदुरुस्त है, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर वो कोई इंसान कोई अमल कर बैठता है, उसके उसके साथ कोई क्राइम हो जाता है, तो आप कहते हैं कि भई जिस वक़्त ये इसके साथ क्राइम हुआ, उस वक़्त जिसका स्टेट ऑफ माइंड ये आउट ऑफ स्टेट ऑफ माइंड था, उस वक़्त इसको ये जो काम करने की सोच समझ नहीं थी, ठीक है? अब ये सब चीज़ें इसमें आती हैं, तो इन सब चीज़ों को आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? आगे बॉडीली फीलिंग्स फॉर एग्ज़ाम्पल आप दर्द है, पाँव में दर्द है, आप कोई काम नहीं कर सकते, तो अब वो दर्द है अगर उन फीलिंग्स को भी आप जो है वो भी रिलेवेंट है, अगर वो उन सिर्फ़ चीज़ों को भी आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? अभी आ जाते हैं हम आर्टिकल 28 के ऊपर। हाँ, फैक्ट्स बेयरिंग ऑन क्वेश्चन व्हेदर एक्ट वाज़ एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। ये कहता है कि आप ये भी कोर्ट में साबित कर सकते हैं, ये भी फैक्ट्स रिलेवेंट हैं कि ये भी साबित कर सकते हैं कि भई ये जो अमल इस शख्स ने किया है, ये इंटेंशनल किया है, इरादतन किया है, सोच समझ के किया है और इसका उलट भी आप प्रूव कर सकते हैं कि भई नहीं, ये कोई इरादतन नहीं किया था, ये एक्सीडेंटल हो गया। आप गाड़ी चला रही हैं रोड पे, ठीक है? और आपके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, अचानक से कोई आ जाए और एक्सीडेंट हो जाए आपका, आपके हाथ आपकी गाड़ी के नीचे वो शख्स आके मर जाए, तो आप क्या प्रूव करेंगी कि भाई ये एक्सीडेंट हो गया? यही प्रूव करेंगी ना कि भई ये एक्सीडेंट हुआ है, जानबूझ के मैंने नहीं किया है। और जो आपके मुखालिफ पार्टी होगी, वो ये आपकी इंटेंशनल ज़ाहिर करेगी कि भाई ये जो इसने एक्सीडेंट किया है, ये शख्स को मारा है, ये इंटेंशनल मारा है, इरादा करके गाड़ी चलाई है और इस शख्स को कुचला गया है। ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों भी सेक्शन आर्टिकल 28 कहता है कि आप प्रूव कर सकते हैं कोर्ट में। आगे हम पढ़ते हैं आर्टिकल 29 और ये आज का आर्टिकल 29 ही होगा क्योंकि उसके बाद हम जो पढ़ेंगे ना उसका मैं इंट्रो दे दूंगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये दो चीजें अगर साथ में पढ़ेंगे तो आप परेशान हो जाएंगी। ठीक है, तो आर्टिकल 29 कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलेवेंट। इसको मैं पढ़ता हूँ जल्दी से, छोटा सा ये कहता है व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट वाज डन द एक्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू व्हिच इज नेचुरली वुड हैव बीन डन इज रिलेवेंट फैक्ट। ये कहता है कि अगर कोई भी शख्स कोई काम करता है, ठीक है, अगर वो काम करने के लिए कुछ दूसरी चीजें भी दरकार हैं, ठीक है,
तो अगर कोई शख्स को ये काम करता है तो ये समझा जाएगा कि भाई जो दूसरी चीजें दरकार थी वो काम करने के लिए, वो भी अकॉर्डिंग टू कंप्लीट की हैं उस शख्स ने। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोर्ट का कोई लेटर है, समझते हैं हम, ठीक है, समझने के लिए समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे मिसाल भी वही दी है डिस्पैच वाली, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, यही मिसाल एक पढ़ लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, ये कहता है द क्वेश्चन इज वेदर अ पार्टिकुलर लेटर व डिस्पैच, क्या एक लेटर कहीं भेजा गया या नहीं भेजा गया। तो नीचे लिखा हुआ है द फैक्ट दैट इट वाज द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर ऑल द लेटर्स पुट इन अ सर्टेन प्लेस टू बी कैरीड टू द पोस्ट एंड दैट पर्टिकुलर लेटर वाज पुट इन दैट प्लेस आर रिलेवेंट। ये कहता है कि जब भी कोई ऐसा सवाल है कि भाई ये जो लेटर है ये आप कराची भेज रही थी, तो क्या कराची आपने भेजा या नहीं भेजा। जाहिर सी बात, आप कराची कैसे भेजा, आप टीसीएस के थ्रू भेजा। टीसीएस वाले कहते हैं कि भाई हमारे पास जितनी भी डाक हम रिसीव करते हैं, जो भी बुकिंग होती है, हम यहाँ एक पार्टिकुलर जगह पे उसको रखते हैं। ठीक है, जब हमने दूसरी दुनिया के सारे लेटर वहां पार्टिकुलर जगह पे रखे हैं तो ये समझा जाएगा कि आपका लेटर भी हमने वहां रखा है और ये इतनी चीज काफी होगी। ठीक है, समझ गए आप। हाँ ठीक है, तो आर्टिकल 29 तक आज हमने पढ़ा, आर्टिकल 17 से लेके 29 तक। अब जो आगे है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 13, लेकिन वो किससे रिलेट करता है, वो एक अलग ही चैप्टर, तो ये सेम ही है लेकिन वो एक अलग ही चीज है। ये रिलेट करता है हमारा आर्टिकल एडमिशन से। एडमिशन से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 30 से ऑनवर्ड है और ये इंशाल्लाह हम कल वाली अपनी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।